हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो लाने का पर्सनली आप सभी का डिमांड था और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमसे कह रहे थे बार बार कि सर केमिस्ट्री का जो संपूर्ण किताब के जो न्यूमेरिकल है उसको करा दीजिए। तो आज हम लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए करा रहे हैं। विलियन चैप्टर है, रासायनिक बलगतिकी है, वैद्युत रसायन है, डी तथा ए ब्लॉक के तत्व है, उपशासन योजक यौगिक है। इन सभी चैप्टरों का मतलब इन्हीं सभी चैप्टरों से आपके सभी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आते हैं, तो सभी को हम देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं जल्द ही आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। अर्धवार्षिक परीक्षा में ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होंगे, इसलिए मैं कहूंगा न्यूमेरिकल कम से कम 20 से 25 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न को समझते हुए, सीखते हुए प्लस आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे मैं बता दूं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अब पहला हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे आ जाता है, देखिएगा इसी प्रकार ये बार बार न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और ये सभी हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड ये सभी क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 10 ग्राम नेफ्थालीन को 200 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्या घोलने पर घोल का हिमांक 0.744 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अनुमान नियतांक Kf=5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो नेफ्थालीन का अणुभार ज्ञात कीजिए, यह हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन ही पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, हार्ड लग रहा होगा आपको। देखिए हार्ड तो क्वेश्चन होते ही है, बट उसको हमें इजी करके आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहले तो आपको स्टेप याद रखना है और यही स्टेप मेन है दोस्त। सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद आपको 1-2 बार, कम से कम मतलब मैं कह सकता हूं 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो जो वैल्यू दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिए गए हैं, ये किस किस का वैल्यू है ये आपको पता करना है, ठीक है ना। और तीसरा आपको पता करना है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है। जैसे कि यहाँ पे अणुभार हमारा लक्ष्य है कि नेफ्थालीन का अणुभार ज्ञात करना है। तो चलिए अब कैसे ज्ञात करेंगे ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू दिए गए हैं वो क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 10 ग्राम नेफ्थालीन को 200 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, मतलब 10 ग्राम जो है ये 200 ग्राम में घुला है। तो जो घुलता है, हम जानते हैं 10 ग्राम जो घुल रहा है, तो जो घुलता है वो विलेय होता है और जो घुलाता है वो विलायक होता है। तो इसका मतलब ये विलेय का भार दिया है, 10 ग्राम नेफ्थालीन है। तो नेफ्थालीन क्या है, नेफ्थालीन है। तो नेफ्थालीन क्या है, एक विलेय हो गया क्योंकि ये घुला रहा है, तो ठीक है ना। तो विलेय का ये हम कह सकते हैं कि भार का मान यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको स्मॉल w से हम प्रदर्शित करते हैं, जो है 10 ग्राम, ठीक है ना। 10 ग्राम आप याद रखेंगे, ये नेफ्थाल का भार है। ये कितने ग्राम, 200 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, मतलब ये 10 ग्राम है, ये 200 ग्राम में घुला है। तो इसका मतलब ये बेंजीन है, तो बेंजीन क्या है, एक विलायक है। विलायक है कि नहीं है, विलायक है तभी तो इसमें घुला है ना। तो विलायक जो है, विलायक का भार यहाँ पे कितना दे दिया है, विलायक का भार जो है कैपिटल W, इसका कितना दे दिया है, 200 ग्राम। उसके बाद कह रहा है कितना घोलने पर हिमांक इतना घट जाता है। मतलब हिमांक कह रहा है, हिमांक का घटने का मतलब होता है औनमन, हिमांक घट जाने का मतलब है हिमांक का औनमन दिया है। तो ये अब हम क्या लिख देंगे, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन को हम याद रखेंगे TF से, डेल TF से दर्शाते हैं। और हिमांक का अवनमन 0.744 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं बेंजीन के हिमांक अवनमन नियतांक का मान दे दिया है, वो कितना दिया है, मतलब हिमांक अवनमन स्थिरांक या नियतांक हम कह सकते हैं
हिमांक अवनमन नियतांक, हिमांक अवनमन नियतांक जिसको हम KF से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका वैल्यू दे दिया है 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये दे दिया है। अब हमसे कह रहे हैं नेप्ताल का अणुभार ज्ञात कीजिए, मतलब अणुभार हमें ज्ञात करने को कह रहा है, अणुभार ज्ञात करने को कह रहा है, मतलब कैपिटल M का मान हमें ज्ञात करने को कह रहा है। ये हमसे इतना कह दिया जी। देखिए ये हमने कहीं से नहीं लिखा है, इस क्वेश्चन से ये हमने ढूंढ कर लिखा हुआ है। ये बहुत सारे स्टूडेंट है ना जिनको यही समझ में नहीं आता, यही ढूंढने नहीं आता। ये कब आएगा दोस्त, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, आपको अगर नहीं आता है तो इसके लिए यही एक कार्य है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन में, तब आपको समझ में आ सकता है। या दूसरा, आपको डीप में सभी चीज़ें की नॉलेज होनी चाहिए कि विलय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे। तो इस सभी के लिए आपको विलय, विलायक, विलयन जो चैप्टर है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल चलिए अब इतना आप समझ गए हैं, तो अब हम अपना जो अणुभार है उसको निकालेंगे। तो अणुभार के लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है, अणुभार इक्वल टू, अणुभार मतलब अणुभार M इक्वल टू सूत्र होता है, वो क्या होता है, जो हमारा होता है 1000 होता है, 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w बटे डेल TF गुणे कैपिटल W। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है अणुभार का, जिसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला है जिसको आपको याद कर लेना है। इसका मैं यहाँ पे कोष्ठ में बंद कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप हमेशा इसको याद करके रखेंगे, भूलना नहीं है दोस्त, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है फॉर्मूला। अब देखिए हमें क्या कहा है, इसी M का मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान देखिए 1000 है, KF का मान यहाँ से KF का मान रखेंगे, स्मॉल w का मान यहाँ से, डेल TF का मान यहाँ से, और यहाँ पे W का मान 200 ग्राम यहाँ से रख देंगे। तो जब से मान रखेंगे हमारा निकल जाएगा, बताइए निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या आता है देख लेते हैं दोस्त। ठीक है चलिए देख लेते हैं, बहुत गर्मी है भैया। चलिए तो यहाँ पे M इक्वल टू, पहले तो 1000 हम लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद KF का वैल्यू कितना है 5.12। उसके बाद स्मॉल w है 10, तो 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद डेल TF है, डेल TF का मान है 0.744, ठीक है। उस इनटू कैपिटल W है, कैपिटल W का वैल्यू है 200, तो ये हमारा 200 है, ठीक है। चलिए इतनी बात आप समझ गए, अब ध्यान से समझिएगा। अब बात को यहाँ पे क्या समझना है दोस्त, ये समझिएगा। ठीक है। अब देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, 1 0, ये समझिएगा 1 0 1 0, ये 2 0 से सबसे पहले तो 1 0 इसका काट देते हैं, 1 0 इसका काट देते हैं। 2 0 से ये 1 0, ये 2 0 से 2 0 नीचे वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, अब ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर क्या बचा हुआ है, M इक्वल टू, यहाँ पे 100 बचा हुआ है, और गुणे 5.1 बचे हुए हैं। ये 1 गुणा होगा तो उतना ही हो जाएगा। और नीचे क्या बचा हुआ है, 2 गुणे 0.744 बचा हुआ है, यही ना बचे हुए हैं जी, ठीक है। अगर हम चाहें तो ये 100 का अगर इसमें गुणा होगा ना, ध्यान से समझेंगे, अगर ये 100 का इसमें गुणा होगा तो ये 512 हो जाएगा, 512 हो जाएगा। ये 2 गुणे 0.744 हो जाएगा। अब इस 2 से अगर इसको हम काटते हैं तो 2 दूना 4, ठीक है, समझिए कितने बार में, 2 दूना 4 और 1 मतलब 2 पचे 10, फिर 1 और 2 छके 12, 256 बार में ये कट जाएगा। तो
तो अब ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा m इक्वल टू 256, अब भागे नीचे बच जाएगा 0.744। अब 0.774 में से आप भाग दे दीजिए 256 में, तो डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आप इसको भाग देकर देख सकते हैं कितना आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 97 पॉइंट अगर आप भाग देते हैं तो ये कितने बार में आ जाएगा, 97.523। ये आप इतना देख लीजिएगा, ये आंसर आपका दिया गया है, इतना आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इतना मिला सकते हैं, इतना आ जाना चाहिए आपका आंसर। सॉरी, नहीं ना, ये आंसर नहीं दिया है, सॉरी, ये मिस्टेक हो गया भैया। देखिए भाग देकर हम डायरेक्ट कहेंगे ना, भाग देकर हम दिखा सकते हैं, बट उससे लिए 5 मिनट लगेंगे, इसलिए मैं बुक से ही देखकर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पे आंसर। इतना सब कुछ तो अपने मन से, अब या तो देखिए भाग देने जिनको ना आए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ यहाँ पे आंसर अगर आप छोड़ देते हैं इतना ही 100% सही होंगे, फुल नंबर मिलेंगे। बट फिर भी अगर आप चाहें तो इसको समय है तो आप भाग देख दीजिएगा, 344.086 आएगा। ये इतना क्या आ जाता है, ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इतना ग्राम प्रति मोल ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आप भाग देकर देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। तो पहला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दशमलव की इधर उधर थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, मोस्टली आपको ये इतना आंसर याद रखना है। ठीक है ना, तो चलिए आपको मोस्टली मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए कोई भी क्वेश्चन हल करें, ये यहाँ पे गणना में थोड़ी बहुत अंतर हो सकते हैं। मोस्टली आपको ये याद रखना है कि कौन से ये फॉर्मूला क्वेश्चन जो है, ये फॉर्मूला आपको समझना है कि कैसे ये फॉर्मूला आया, उसके बाद गणना आपको ही करना है। मोस्टली मेरा काम क्या है कि मैं यहाँ पे समझा दूं कि देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब ये तो कहना तो कोई है नहीं कि ये इंपॉर्टेंट क्या है फॉर्मूला है, इसको 100 में 110% में कह रहा है, 115% कह रहा हूँ कि भैया इसको तैयार कर लीजिएगा फॉर्मूले को। आप तैयार भी कर लेंगे, लिख लीजिए, मतलब वही स्क्रीनशॉट। चलिए जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि 95% एथेनॉल, ध्यान से समझेंगे, हार्ड क्वेश्चन है। 95% एथेनॉल मतलब द्रव्यमान द्वारा 95% एथेनॉल युक्त रेक्टिफायर स्प्रीड में एथेनॉल, यहाँ पे कह रहा है एथेनॉल और जल, और क्या कह रहा है, और जल का मूल भिन्नता ज्ञात कीजिए। मतलब ओनली हमें एथेनॉल का यहाँ पे कह दिया है इतना 95% है, और हमें क्या एथेनॉल का भी मूल प्रभाज ज्ञात करना है और जल का भी मूल प्रभाज ज्ञात करना है। देखिए कहने का इसका मतलब क्या है, ये पहले आप समझिएगा। ये एक क्या है, एक ये ग्लास है, एक ग्लास है दोस्त, ये ग्लास है। अब इस ग्लास में इसका कहना है कि इसमें दो चीजें हैं, एक तो एथेनॉल है, एक तो एथेनॉल है या एथेनॉल है। ठीक है ना, और एथेनॉल कितने परसेंट है, तो कह रहा है कि 95% इसमें एथेनॉल है। अब 95% एथेनॉल है तो कुल मिलाकर 100 होते हैं, जो भी चीज इसमें हम बर्तन में भरे होंगे 100 है, जिसमें 95% क्या है, एथेनॉल है। तो इसका मतलब बाकी जो है वो जल है। तो जल कितना है, 5% है, क्योंकि एथेनॉल के साथ जल का भी यहाँ पे नाम लिया है कि जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब 95% एथेनॉल है तो 5% जल है ना, यही तो इसका मतलब होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे संकेत में दर्शाया गया है कि द्रव्यमान द्वारा, मतलब यहाँ पे ये जो 95% है एक तरीके से हम द्रव्यमान के द्वारा मान सकते हैं। तो ये हम मान सकते हैं एथेनॉल है ये 95 ग्राम है, अगर हम ग्राम में माने तो 95 ग्राम एथेनॉल है, और जल कितना ग्राम है, तो 5 ग्राम यहाँ पे जल है, ये हम मान सकते हैं। ठीक है ना, तो
तो यही हम मान के चलेंगे कि इस क्वेश्चन में यही ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते। डायरेक्ट हमें नहीं कहा है कि किसी विलियन में एथेनॉल 95 ग्राम है और जल 5 ग्राम है, ये घुमा कर ऐसे क्वेश्चन किया है। यही हमें अब समझ में आ गया, 95 ग्राम जल और 5 ग्राम क्या है, जल है, अब एथेनॉल 95 ग्राम है। तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे, हल आप लिख सकते हैं कि दिया गया है प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, एथेनॉल, एथेनॉल कहें या एथेनॉल कहें या एथिल अल्कोहल कहें, सभी बात एक ही है दोस्त, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एथेनॉल का यहां पे सबसे पहले भार दिया है, तो भार कितना दिया है, एथेनॉल का जो भार दिया है, एथेनॉल का जो भार दिया है, ठीक है, भार एथेनॉल का जो भार दिया है वो कितना दिया है, 95 ग्राम दिया गया है। और दूसरा क्या दिया है दोस्त, एक और चीज दिया गया है जो है जल का भार 5 ग्राम। अच्छा देखिए, ये दो चीजें तो हमें दिया गया है। अब हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य है मूल भिन्नता या मूल प्रभाज भी कहते हैं, तो मूल प्रभाज ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एथेनॉल का भार दिया है ना, तो अणुभार ज्ञात करेंगे। ऐसे ही जल दिया है तो जल का भी अणुभार ज्ञात करते हैं। क्यों ज्ञात करेंगे वो आगे हम बताएंगे। तो एथेनॉल का अगर हम भार ज्ञात करें, एथेनॉल का अणुभार, तो एथेनॉल का अणुभार कितना होता है दोस्त, तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे निकाल के आपको बता दे रहा हूँ कैसे। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5 और OH, ये एथेनॉल का सूत्र है। अब इसका अणुभार निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन की संख्या है 2, तो 2 लिखेंगे और गुणा डालेंगे। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, तो 12 से इसका गुणा करा देंगे, फिर प्लस। हाइड्रोजन की संख्या है 5, तो 5 गुणे 5 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से गुणा करा देंगे, फिर प्लस। ऑक्सीजन की संख्या है 1, तो 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, तो 16 कर देंगे, फिर प्लस। हाइड्रोजन की संख्या है 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 1 से गुणा करा दिया हमने। इस तरीके से करके निकालते हैं दोस्त। 12 दूना 24, 5 एकम में 5, 16 एकम में 16 और प्लस 1। अब सभी को जोड़ लेते हैं, 6 1 7, 7 5 कितना होता है, 7 5 12 और 12 4 16, 6 हो गया और 6 हो गया हासिल 1, 2 1 3 और 3 1 4, 4 हो गया 46। तो 46 आ जा रहे हैं दोस्त। 46 क्या है, इसका क्या है, मतलब अणुभार है। एक बार और जोड़ लेते हैं, 24 4 29 और 29 1 30, 30 10 40 है 46, मतलब 46 अणुभार आ जा रहे हैं। तो ये 46 क्या हो जाएंगे, 46 ग्राम प्रति मोल ये अणुभार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम एथेनॉल का अणुभार निकालते हैं। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा सॉरी, इसको हम इस कलर से लिख देते हैं, 46 ग्राम प्रति मोल। उसके बाद हम फिर से क्या कर देते हैं, फिर से इसके बाद हम क्या कर देते हैं, अब जल का भार निकाल लेते हैं। तो जल का अणुभार कितना हो जाएगा, तो जल का तो अणुभार हम जानते हैं कितना होता है, 18 होता है, 18 ग्राम प्रति मोल होता है। 18 हमने लिख दिया। कैसे होता है नहीं जानते हैं, H2O, हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, प्लस ऑक्सीजन की संख्या 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 एकम में 2 और 16 एकम में 16, 18 हो जा रहे हैं ना, यही ऐसे निकलता है, ठीक है। वैसे अणुभार आप निकालना सीख सकते हैं, लिखेंगे अणुभार निकालना सीखे ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। तो ये इतना हमने कर दिया। अब देखिए, जैसे हमने एथेनॉल का भार, जल का भार दिया हुआ था, अणुभार निकाल दिए, तो अब हमारा ये रहेगा, फिर से अब हम क्या करेंगे, एथेनॉल का, अब एथेनॉल का मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर जल के भी मोलों की संख्या निकालेंगे। तब हम लिखेंगे, तब हम क्या निकालेंगे, एथेनॉल का क्या लिखेंगे, एथेनॉल का मोल, मोलों की संख्या मतलब मोल, तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार,
मतलब एथेनॉल का भार बटे एथेनॉल का अणु भार। तो एथेनॉल का भार कितना है, एथेनॉल का भार अगर देखें तो 95 है, अणु भार कितना है, एथेनॉल का अणु भार है 46, तो 46 है। तो अगर हम भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्त, अगर हम भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 6 10 46, ये पॉइंट में चले जाएंगे, 6 दूना 12 8 9 16, मतलब 2 पॉइंट कुछ आ जाएंगे, 2 पॉइंट कुछ आ जाएंगे। मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, आप भाग देकर देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये आपके आ जाएंगे, अगर भाग देते हैं तो 2.065 आ जाएंगे, ठीक है ना, 2.065, और ये हमारे आ जाएंगे मोल। तो ये हमारा सबसे पहली बात यहाँ पे क्या हमने निकाला है, ये हमने क्या निकाल दिया, एथेनॉल का मोलों की संख्या हमने निकाल दिया। ऐसे ही जैसे एथेनॉल का मोलों की संख्या निकाला है, फिर जल के भी मोलों की संख्या निकालेंगे। तो हम लिख देते हैं जल का मोल। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है। तो जल का भार कितना है, जल का भार है 5, अणु भार कितना है, जल का अणु भार है 18। अब 18 से 5 देंगे तो 0 पॉइंट में कुछ आ जाएगा। तो अगर आप भाग देते हैं डायरेक्ट तो मैं बता दूं 0.278 मोल आ जाएंगे आपके आंसर, ठीक है। आप भाग देकर देख सकते हैं। देखिए ये भाग देकर देखने के लिए जो मैं कह रहा हूँ, समय केवल बचाने के लिए मैं कह रहा हूँ, अदर कोई मेरा वो मकसद नहीं है कि मैं देखकर, अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे लेंगे 3 ही क्वेश्चन कराएंगे, आप कहेंगे तो मैं गूढ़ा भाग यहीं पर कराऊंगा, एकदम आराम से कराकर भी बताऊंगा। पर मोस्टली मेरा मकसद यही है कि मैं आपको समझा दूं कि बाबू ऐसे ऐसे होता है। फिलहाल आपको गूढ़ा भाग नहीं आ रहा है तब तो मुश्किल हो जाएगा न्यूमेरिकल लगाना ना। अब क्लास 12th में आ गया, गूढ़ा भाग नहीं आएगा तो दिक्कत तो होगा ही। चलिए तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, हमें केवल भार दिया था तो अणु भार ज्ञात किए। अणु भार क्यों ज्ञात किए, क्योंकि हमें पता था कि एथेनॉल का जब हम मोल निकालेंगे तो भार के साथ साथ अणु भार की आवश्यकता होगी, इसीलिए हमने एथेनॉल का भी अणु भार निकाला और जल का भी अणु भार की आवश्यकता पड़ती तो जल का भी अणु भार निकाला। अब आप समझे कि अणु भार इसलिए निकाले क्योंकि हमें मोलों की फॉर्मूला पता था, इसलिए हमने निकाल लिया। अब जैसे मोल हमने निकाल लिया तब अब हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहा है एथेनॉल और जल का मोल भिन्नता ज्ञात करने को। तो अब हम अपने लक्ष्य पे आते हैं और अब लिखेंगे एथेनॉल का मोल भिन्नता या मोल अंश भी हम लिख सकते हैं। तो एथेनॉल का मोल अंश इक्वल टू होता है एथेनॉल का मोल बटे कुल मोल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं जी। तो एथेनॉल का अगर मोल हम निकालें तो एथेनॉल का मोल कितना है, एथेनॉल का मोल है हमारा 2.065 ये है। अब कुल मोल कितने होंगे, तो देखिए जब एथेनॉल के मोल जितने हैं और जल के जितने मोल हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मोल निकल जाएंगे। तो कुल मोल के लिए इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो 2.065 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.278, ये इतने हो गए हमारे। अब चुपचाप अगर हम इन सभी को जोड़कर सॉल्व कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, देखिए अगर हम इन जोड़ कर निकालते हैं तो 2.065 आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारे 4.4667 आ जाएंगे, इतने आ जाएं। और इन दोनों का अगर हम भाग दे देते हैं तो 0.1493 आ जाएंगे। ये हमारे एथेनॉल का मोल अंश हो जाएंगे, ये एथेनॉल के हमारे क्या हो जाएंगे, मोल अंश हो जाएंगे। देख लीजिए ये हमने समय बचाने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे देख लीजिए बता दिया गया है। अब आप देख लीजिए गूढ़ा भाग आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इससे इसमें भाग देंगे इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब मोल अंश की कोई मात्रक नहीं होता इसलिए हमने मात्रक नहीं लिखा है।
अब आपको समझ में आया कि हमने मोलों की संख्या इसलिए निकाला क्योंकि हमें पता था कि मोल अंश का फॉर्मूला होता है एथेनॉल का मोल बटे कुल मोल। तो एथेनॉल का मोल हमने ज्ञात कर लिया क्योंकि मोलों की आवश्यकता में पड़ेगी। अब ऐसे ही एथेनॉल का जैसे हमने मोल अंश ज्ञात कर लिया वैसे जल का भी ज्ञात कर लेंगे। तो अब लिख देते हैं जल का मोल अंश। तो जल का मोल अंश इक्वल टू क्या होता है, भार बटे जल का मोल बटे जल का मोल बटे कुल मोल हो जाएगा। तो जल का मोल कितना है, तो जल का मोल यहाँ पे 0.278 है, यही ना है जी। जल का मोल कितना है 0.278 और कुल मोल कितना हो जाएगा, तो कुल मोल इन दोनों को जोड़े हैं तो 4.4667 आया है। अब इन दोनों को इसमें हम भाग दे देंगे तो हमारा जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.1178, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ा भाग में दिक्कत हुआ है। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। ऐसा दिमाग, हम भी कसम से कहे ना, सच्ची दिल से कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा गर्मी है कि मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है। देखिए, अगर मुझे दिमाग थोड़ा सा भी काम किया होता तो मैं यहीं पे गलती अपना पकड़ लिया होता। देखिए क्या है कि ये 2 पॉइंट है और ये 0 पॉइंट है, तो 2 में अगर 2 जुड़ेगा तब ना 4 आएंगे जी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने यही गलती किया हुआ है। देखिए क्या क्या यहाँ पे कुछ खास नहीं गलती हुआ है, पर फिर भी गलती ये बड़ा ही मानेंगे हम। ये हमने गलती किया है यहाँ पे, कुल मोलों की संख्या में हमने गलती किया है। कुल मोलों की संख्या इतना कैसे होगा, ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पर भी गलती किया है। अब बताइए, जाहिर सी बात है, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो जोड़ कर हम देख सकते हैं। तो 8 5 कितने होते हैं, 8 5 13 होता है ना, तो 8 5 13 का 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यही हमारे डायरेक्ट जो आंसर आ जाएंगे, ये कितना, इन दोनों को अगर हम जोड़े होते तो ये हमारे आंसर आ जाता 2.343। ये हमारा इतना कुल मोलों की संख्या इतना होता। अब कुल मोलों की संख्या से अगर हम भाग दिए होते इतने में तो ये हमारा आंसर जो आता था वो 0.8813 आ जाता। ठीक है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं कैसे बताऊँ आपको। अदरवाइज ऐसे ही कुल मोलों की जो संख्या है ये यहाँ पे हम रखेंगे 2.343, इतना हम रख देंगे। इससे अगर हम इसमें भाग दे देते हैं तो ये 0.1187, ये हमारे इतना आंसर आ जाएगा जल के मोल। चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए ये गुणा भाग आपको ही करना है, इस पर ज़्यादा विशेषकर मुझसे गलती हो जा रही है, तो उसके लिए आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मैं देखकर ही बता रहा हूं जो आंसर डायरेक्ट ये गुणा भाग जहां बड़े बड़े आ रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर समय लगेगा, ऐसे ही 2 क्वेश्चन अभी हमने कराया, आप देख सकते हैं कितना समय लग गया। अब कराना अनिवार्य है दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत टाइप के क्वेश्चन है हमें, ठीक है ना, तो इसीलिए गुणा भाग बताना अनिवार्य है, तो मैं बताता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ दोस्त, अगला कह रहे 1 लीटर विलियन में 5 ग्राम ग्लूकोज घोला गया, तो कह रहा है कि तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 1 लीटर, ध्यान से समझेंगे, 1 लीटर विलियन में कह रहा है कि इतना ग्राम ग्लूकोज घोला गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, पता नहीं क्या कहें गर्मी का, 1 लीटर विलियन दिया गया है, मतलब विलियन का आयतन दिया है, विलियन
का आयतन, विलयन का आयतन मतलब V का मान दिया है वो 1 लीटर दिया है, यही दिया है। 5 ग्राम ग्लूकोज में घोला गया, मतलब ये क्या दिया है, 5 ग्राम ग्लूकोज में घोला गया है। तो ये 5 ग्राम ग्लूकोज में घोला गया, 1 लीटर विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज घोला गया। तो ये मतलब इसका मतलब ये क्या है, विलेय का भार है, विलेय का भार। तो विलेय का भार स्मॉल w इक्वल टू कितना दिया है, 5 ग्राम दिया है, ठीक है ना। और तापमान यहाँ पे दे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। तापमान जो हमारा दे दिया है वो 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब 27 डिग्री सेल्सियस को तापमान को हम केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 27 में हम क्या करेंगे, 27 में 273 जोड़ देंगे, 273 जोड़ देंगे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो 27 7 3 10 का 0 और 7 2 9 1 10 और 300, तो ये 300 केल्विन हमारे हो जाएंगे। सेल्सियस को हमने केल्विन में चेंज कर दिया है। और यहाँ पे एक गैस नियतांक का मान दिया है, गैस नियतांक। गैस नियतांक मतलब R का मान दिया है वो कितना दिया है, 0.0821 और लीटर एटीएम प्रति मोल केल्विन, ये इसका मात्रक है। इतना मान यहाँ पे दिया गया है। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि तो परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो परासरण दाब का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या फॉर्मूला पता है, परासरण दाब। परासरण दाब P बराबर हमने क्या बताया था, P बराबर CTR बताया था, CTR, ये बात आपको याद है, परासरण दाब बराबर CTR हमने बताया था, फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे C क्या है, परासरण, जो क्या है, मोलर सांद्रण है। और मोलर सांद्रण बराबर एक फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू, मोलर सांद्रण बराबर होता है मोल बटे आयतन होता है, और फिर से ये TR है तो TR हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज हम जानते हैं कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस n के जगह पर अगर हम ऐसा लिखें तो ये हम क्या लिख सकते हैं, W और M इंटू V और TR। ये हमारा यहाँ पे मेन, अगर हम फॉर्मूला का तोड़े तो यहाँ से ये हमें फॉर्मूला निकल जाएगा परासरण दाब का। तो परासरण दाब का ये एक फॉर्मूला हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे, केवल हमने फॉर्मूला तोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हमारा मिल जाएगा, W बराबर W बाई क्या मिल जाएगा, हमारा यहाँ से मिल जाएगा W बाई MVRT। अब इसको हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, निकल जाएगा हमारा। चलिए देख लेते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। तो P इक्वल टू N क्या है, सॉरी W क्या है, W है हमारा विलेय का भार 5 ग्राम, तो 5 हमने लिख दिया। उसके बाद ऊपर वाला T का मान यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब VTR ये सब गुणा में, T का मान यहाँ पे 300 है तो 300 हम लिख देते हैं। और R का मान कितना दिया है, 0.0821, ये हमने लिख दिया। M क्या है, तो M है अणुभार। तो देखिए अणुभार किसका होगा, विलेय का जो भार हमने निकाला है, विलेय क्या है, 5 ग्राम ग्लूकोज में घोला गया। तो 5 ग्राम ग्लूकोज क्या है, विलेय है, तो विलेय का अणुभार निकालना है। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, 60 होता है। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, ग्लूकोज का अणुभार 60 होता है, तो हम 60 लिख देंगे ग्लूकोज का अणुभार। एक से आयतन है, V का मान आयतन है तो आयतन हमने रख दिया। आप समझ रहे हैं हमने क्या किया, पहले W का मान रखा 5, फिर T का मान रखा 300, R का मान रखा इतना, और फिर से M का मान रखना था। तो विलेय का भार जो हमारा है 5 ग्राम, ग्लूकोज का भार, तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, अरे भैया निकाल भी सकते हैं, C6H12O6 यही नहीं होता है। 6 संख्या है कार्बन का, कार्बन 6 दूना 12 होता है, कार्बन का 6 दूना 12 होता है। फिर से 12 अगुणे हाइड्रोजन की संख्या परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन 6 और ऑक्सीजन का 8 दूना 16, तो ये 16 होता है। तो अगर निकालें हम इसका C6H12O6 का तो कितना हो जाएगा,
12 छक 72 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 छक्के 96, 96 हो जाएगा, 6 36, ठीक है। 6 2 8 2 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 9 1 10 1 11 11 7 11 7 180 आ जाएगा ना। देखिए गलत बता रहे थे यहाँ पे, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। 180 हो जाएगा जी। 180 ग्लूकोज का भार होता है, ग्लूकोज का अणुभार। तो ग्लूकोज का अणुभार 180 हमने m की जगह पर रख दिया। अब v का मान 1 लीटर है तो 1 हमने यहाँ पर रख दिया, 1 से गुणा करा दिए। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा। देखिए सिंपल सा ये हम कर लेते हैं, ये 1 का 80 में गुणा होगा 180 में, तो 180 ही ना होगा, तो 180 ही हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए 5 एकम में 5, अब 5 तिया 15 और 3 बचा 5 छक्के 30, 36 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से 36 बार में 180 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये 300 है, तो देखिए 300 अगर इसमें गुणा होगा तो ये 3 गुणे 100 लिख सकते हैं 300 को। अब फिर से ये 0.0821 है तो ये हमने लिख दिया, और 36 है तो 36 हमने लिख दिया। अब P इक्वल टू ये देखिए 3 एकम में 3 और 3 एकम में 3, 3 दूना 6, नीचे बच गया हमारा 12। और ये देखिए 100 अगर इसमें गुणा हो जाएगा तो 100 है ना, तो दशमलव ये है 2 अंक इधर आ जाएगा, मतलब 8.21 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 12। अब 12 से 8.21 में आप भाग दे दीजिए, 12 से 8.21 में आप भाग दे दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 0.684, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। 0.84 ये हमारा एटीएम, यह हमारा क्या आ जाएगा 0.684, ये हमारा एटीएम परासरण दाब का फॉर्मूला आ गया, मेन मान आ गया। तो मोस्टली आपको ये P इक्वल टू CTR याद रखना है, जहां C क्या है, C क्या है हमारा मोलर सांद्रण है। अब मोलर सांद्रण बराबर होता है मूल बटे आयतन, अब मूल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो यही हमने मान तोड़ कर रखा है क्योंकि भार आयतन का मान इसमें दिया गया था, ठीक है। डायरेक्ट अगर मोलर सांद्रण का मान हमें दिया होता तो यहाँ पे पुटअप करते तो निकल जाता, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला हमारा नंबर आता है 4th नंबर क्वेश्चन, जो है 1 विलयन का वाष्प दाब इतना है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, इतना है। तो विलायक का मोल भिन्नता ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे विलायक का मोल भिन्नता हमें ज्ञात करना है। तो 1 विलयन का वाष्प दाब इतना हमें दिया गया है, तो विलयन का वाष्प दाब हम यहाँ पे लिख देते हैं हल में। तो विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब यहाँ पे कितना दिया गया है, विलयन का वाष्प दाब हमें दे दिया है 23.8 मिली mm Hg, मिलीमीटर Hg क्या है, पारा है, ठीक है ना, मरकरी, मिलीमीटर मरकरी। यहाँ पे कह रहा है जबकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का यहाँ पे दे दिया है, शुद्ध विलायक वाष्प शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना दिया है 26.7 मिलीमीटर पारा, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 मान दे दिया है। अब मूल भिन्नता ज्ञात करने को हमसे कह रहा है, ठीक है ना। तो मूल भिन्नता ज्ञात करने को कह रहा है। अब राउल्ट्स के नियम से हम मूल भिन्नता का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। राउल्ट्स ने क्या बताया था कि किसी विलयन का जो वाष्प दाब, यहाँ पे मैं बता दूं, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से मोल प्रभाज के लिए उन्होंने फॉर्मूला बताया था। मोल प्रभाज कहें या मोल अंश कहें, मोल अंश इक्वल टू क्या बताया था, मोल अंश इक्वल टू बताया तो उन्होंने कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है उसमें शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग देने के लिए, मतलब विलयन का
वाष्प दाब जो है उसमें शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। ये मतलब राउल्स के नियम के अनुसार ये हमें फॉर्मूला दिया गया था, तो इसको फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मोल प्रभाज, ये यहाँ पे प्रभार नहीं प्रभाज लिखिएगा, प्रभाज। तो मोल प्रभाज इक्वल टू क्या होता है, मोल प्रभाज या मोल अंश भी लिख सकते हैं या मोल भिन्नता भी लिख सकते हैं। तो विलयन का वाष्प दाब कितना है 23.8 है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है 26.7 है। अब देखिए ये 26 वाला अधिक है, ये कम है, तो इसका मतलब ना सिंपल सी बात है कि दशमलव में तो जाएगा, तो 0. अब भाग देकर डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ कि ये 0.891 ये हमारा आ जाएगा मोल भिन्नता का मान, ठीक है ना। तो ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, यही काफ़ी है। फटाफट हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा दोस्त क्या बताएं, बहुत गर्मी है बहुत, ठीक है ना। चलिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, इस सभी में आपको केवल एक चीज़ें आपको मैं सिखा रहा हूं यहाँ पे, सेलों का निरूपण। देखिए, सेलों का निरूपण ही करना मेन है इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन में सेलों का निरूपण करने के लिए पूछा जाता है। जैसे एक सेल हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले सेलों का निरूपण कीजिए। अब यहाँ पे एक अभिक्रिया में दे दिया, अब इसमें कह रहा है कि सेलों का निरूपण कीजिए, तो कैसे करेंगे जी। यहाँ पे दे दिया है Mg सॉलिड है प्लस 2Ag प्लस 0.0001 मोल है। फिर से यहाँ पे इसका Mg2 प्लस है 0.130 मोल प्लस 2Ag सॉलिड है। और यहाँ पे कह रहा है ई सेल का परिकलन कीजिए जो E0 इक्वल टू इतना है, ऐसे दिया गया है। मोस्टली यहाँ पे दो चीजें कह रहा है, इसमें भी सेलों का निरूपण कह रहा है और इसमें भी सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने को कह रहा है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, देखिए सभी में सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा ना, देखिए क्वेश्चन बड़ा है, मैं यही सोच रहा हूं कि कैसे मैं आपको करा दूं। सभी में सबसे पहले तो सेलों का निरूपण करना आप सीख जाइए। पहले इसको मैं सेलों का निरूपण सिखा दे रहा हूं, फिर उसको भी सिखाऊंगा। सेलों का निरूपण कैसे किया जाता है ये समझिएगा। देखिए, सेलों का निरूपण में इतनी बात बेसिक पता है कि Mg सॉलिड है, ये Mg इधर देखिए Mg प्लस है, Mg सॉलिड है। अच्छा, इतनी बात आपको पता है ना, Mg है, अगर इस पर 2 प्लस है तो 2 प्लस का मतलब क्या है, इसने दो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को दिया हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो 2 प्लस आया है। और Mg मान लेते हैं -2 हो गया, तो इसका मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन किसी से लिया हुआ है, तो इसीलिए माइनस हुआ है। समझ रहे हैं, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। प्लस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है, और माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया गया है। अगर 2 लिखा हो तो 1 लिखा है तो 1 होगा। तो Mg है, इसका मतलब ना तो किसी ने इस पर कोई आवेश नहीं है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन दिया है ना तो लिया है, परंतु इधर है। और इसको Mg इधर देखेंगे तो Mg2 प्लस हो गया है, इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन नहीं लिया था, परंतु इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो Mg से क्या हुआ है, Mg2 प्लस हुआ है। और फिर से Ag प्लस है, ये प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है। और इधर देखेंगे Ag है, ये अब प्लस नहीं है, इसका मतलब प्लस ना होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया हुआ था फिर से वो वापस ले लिया है, इसलिए इस पर प्लस नहीं है। तो इस तरीके से पहले Mg को Mg के साथ और Ag को Ag के साथ हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेलों का निरूपण, हल में क्या लिखेंगे, सेलों का निरूपण। अब सेलों का निरूपण में क्या करेंगे, ये Mg को लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारा Mg है तो Mg को लिखेंगे। Mg क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना। तो Mg को हमने ले लिया। अब Mg से 2Ag हुआ है, तो एक छोटा सा यहाँ पे एक बड़ा सा एक तरीके से रेखा खींचकर, और यहाँ पे Mg किस में बदला है, Mg2 प्लस में बदला है, तो 2 प्लस लिख देंगे। इसका सांद्रण भी लिख देंगे
कितना है 0.13 मोल, ये इतना लिख देंगे, ठीक है ना। पहला हमारा हो गया Mg से Mg2+। अब यहाँ पे लवण सेतु डालेंगे, लवण सेतु का मतलब दो बड़ी सी रेखा इस तरीके से खींचिएगा। फिर दूसरे पे आते हैं तो ये 2Ag है, मतलब 2Ag है, 2Ag+ है, और इसका सांद्रण हम लिख देते हैं 0.0001 मोल। तो ये हमारा 2 जो Ag है, ये हमारा 2Ag है, Ag+, ये Ag में बदला हुआ है, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं 2Ag में बदला हुआ है, ये आप समझ गए। तो Mg से Mg+ में 2Ag+ से Ag में बदला हुआ है, इतना इस तरीके से आप लिख देंगे ना, Mg के Mg के साथ, आप Ag के Ag के साथ ऐसे लिख देंगे। अब समझिएगा इसमें क्या हुआ है, ध्यान से समझेंगे। इस पर कोई आवेश नहीं था, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन लिया था ना तो दिया था, परंतु इधर अगर देखेंगे तो पहले तो नहीं लिया था ना दिया था, अब ये 2+ आ गया है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। और जब किसी को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है। और यहाँ पे देखिए कि Ag+ है और यहाँ पे प्लस नहीं है, मतलब कब Ag+ का मतलब पहले तो इलेक्ट्रॉन किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया था, परंतु अब इस पर आवेश नहीं है, इसका मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन जो दिया था वो ले लिया है, तो इसका मतलब लिया है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसका हम अपचयन हो रहा है। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन हम किसी से लेते हैं तो वहाँ पे अपचयन होता है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे याद रखेंगे जहाँ ऑक्सीकरण होता है ना, वहाँ का जो Mg क्या है, एक धातु की प्लेट है, ये Ag क्या एक धातु की प्लेट है, तो इसका मतलब जो Mg है वो एनोड के भांति व्यवहार करेगा, एनोड के भांति व्यवहार करेगा, और जो Ag है वो कैथोड के भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि कैथोड पर ही क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण पर, एनोड पर ही ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो बस इतना ही आप लिख देंगे, ये हमारा सेलों का निरूपण हो गया है दोस्त। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा सेलों का निरूपण हो गया है। इसी तरीके से हम सेलों का निरूपण करते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस तरीके से हम सेलों का निरूपण करते हैं, इसको आपको सबसे पहले तो सभी को मैं कहूँगा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना ही आपको सेलों का निरूपण में करना है। अब इसमें भी कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं वाले सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अब इसमें विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करने हैं, वो हम करेंगे, परंतु इसमें भी हम सेलों का निरूपण पहले करते हैं। तो पहले तो मैं सेलों का निरूपण सिखा दूं, क्योंकि यही जो सेलों का निरूपण मात्र 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो कम से कम एक चीज सीख लें। सेलों का निरूपण आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, सेलों का निरूपण। अब बिना सेलों का निरूपण किए आप इस क्वेश्चन को हल भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं करा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे ZnS है प्लस 2Ag प्लस एक्वा है इक्वल टू Zn2 प्लस एक्वा प्लस 2Ag सॉलिड है। मतलब Zn है, यहाँ पे देखिए Zn है, ये Zn2 प्लस में बदला है, और 2Ag प्लस है, ये Ag में बदला हुआ है। तो इसको हम लिखते हैं, सबसे पहले Zn को Zn के साथ लिखेंगे, तो Zn सॉलिड है, तो सॉलिड लिख दिया, एक बड़ा सा लकीर। और Zn किस में बदला है, Zn2 प्लस एक्वा में बदला गया है, ठीक है, इतना लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लवण सेतु हम लगा देंगे, यहाँ पे लवण सेतु। फिर यहाँ पे 2Ag है, 2Ag प्लस है, और 2Ag प्लस जो एक्वा है, ठीक है ना, ये किस में बदला है, 2Ag सॉलिड में बदला है, ठीक है ना, 2Ag सॉलिड में बदला है। तो ये इतना हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई आवेश नहीं था, अब यहाँ पे 2 प्लस आवेश है, इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दिया था, अब इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। तो इलेक्ट्रॉन देने की यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो ऑक्सीकरण की यहाँ पे क्रिया हो रही है। Ag पर क्या हो रहा है, पहले प्लस था अब नहीं है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो ले लिया है, तो इसका मतलब अपचयन की क्रिया हो रही है, अपचयन की क्रिया हो रही है ना। तो जहां पे ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं।
और Ag क्या है, Ag जो है वो है हमारा कैथोड, वो हमारा क्या है, कैथोड है। तो Ag क्या है, Ag यहाँ से हमें पता चल गया, Ag क्या है, एनोड है, और जो हमारा ये है हमारा वो कैथोड है। इतनी बात हमें पता चल गया है, ठीक है ना। अब हमें क्या यहाँ पे करना है, यहाँ पे नीचे ये हमारा सेलों का निरूपण यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें कह रहा है कि इस अभिक्रिया में दिया है कि ई नोट सेल Zn2 प्लस से Zn इक्वल टू इतना, ई नोट Ag प्लस टू Ag इक्वल टू इतना बोल्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने को कहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेलों का विद्युत वाहक बल। सेलों का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। अब सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला होता है सेलों का विद्युत वाहक बल। सेलों का विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है, सेलों का विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये सेलों के विद्युत वाहक बल का ये फॉर्मूला है दोस्त, और इसी फॉर्मूले को हमें मान रखना है। ये तो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे ही मान रखना है। अब हमें ये पहचानना है कि ई नोट कैथोड कौन है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल गया कैथोड ये Ag वाला कैथोड है। तो देखेंगे Zn और Ag वाला ये हमारा Ag का मान यहाँ पे दिया है, मतलब कैथोड का विद्युत वाहक बल का मान हमें यहाँ पे दे दिया है। तो ये हम यहाँ पे रख देंगे, तो रख देते हैं, तो ये कितना है 0.80 लिख देंगे, और माइनस एनोड कौन है, एनोड हम देख रहे हैं एनोड Zn है, तो Zn एनोड है, तो यहाँ पे 0.76 है। अब 0.80 में से 76 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0.4 बचेगा। तो यही 0.4 जो बोल्ट आ गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेलों का विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। यह हमारा सेलों का विद्युत वाहक बल हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हमने यहाँ पे मान रख दिया है, ये फॉर्मूला होता है ई नोट कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पे ई नोट Ag का मतलब कैथोड का मान 80 होता है, तो इतना हमने रख दिया है, और Zn का मान दिया है अच्छा माइनस 0.76 दिया है। माइनस 0.76 हमने नहीं रखा है ना, यहाँ पे माइनस नहीं रखा है, ये तो माइनस यहाँ पे, ये माइनस 0.76 है ना, तो अब तो आंसर अलग आएगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है। चलिए, तो ये माइनस हमने नहीं रखा था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.80 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 0.76 हो जाएंगे। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले तो 6 और 7 दूना 14 15 का हासिल 5, मतलब 1.56 आ जाएंगे। 1.56 वोल्ट ये हमारे आंसर हो जाएगा सेलों का विद्युत वाहक बल का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है 7th नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे ये क्वेश्चन, और इसी प्रकार का क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है। तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन में कह रहा है। कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 50 सेकेंड में पदार्थों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पे अगर ध्यान से आप समझे तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है, वो 50 सेकेंड में पदार्थों की जितनी सांद्रता थी वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। मतलब सिंपल से समझ रहे हैं ना, 50 सेकेंड में पदार्थों की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है या आधी हो जाती है, तो उसकी वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी मैं इसको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क। अगर मैं आपको होमवर्क दूं, अभी कहूं कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है। आप 2 मिनट में दे रहा हूं, आप टाइम वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो अब आप ध्यान से समझिएगा।
ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट यही क्वेश्चन आपसे 4-4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, आशा करता हूं कि आपने कोशिश किया हो गया और बना लिए हैं तो अच्छी बात है, आंसर मिला लीजिएगा, नहीं बनाए हैं तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहाँ पे कह रहा है कि 50 सेकंड में पदार्थों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। तो सांद्रता क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है 50 सेकंड में। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये अभिक्रिया का अर्ध आयु काल है। ये मतलब 50 सेकंड किसका मान दिया है, अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का मान दिया है, टी हाफ का मान दिया है, वो है 50 सेकेंड। ठीक है ना, तो ये बातें हैं। उसके बाद हमसे कह रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या हमसे कह रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, मतलब वेग स्थिरांक को के से दर्शाते हैं, इसकी गणना करने को कह रहा है। तो वेग स्थिरांक के का एक फॉर्मूला होता है, के इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, ये फॉर्मूला होता है। आपने इसको देखा होगा, ये इसका फॉर्मूला है और इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो देख लीजिए, हमें क्या पूछा गया है, वेग स्थिरांक, इस के का मान हमसे पूछा गया है, टी हाफ का मान हमें यहाँ पे दे दिया है। तो सिंपल सा मान रखेंगे, निकल जाएगा। तो चलिए मान हम रख कर दिखते हैं कैसे निकलता है। तो के इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0.693 हो गया और टी हाफ का मान दे दिया है 50 सेकेंड, इतना दे दिया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें ऊपर और नीचे 10 का गुणा 10 का भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं दोस्त, क्योंकि अभी हम 10 से 10 काट देंगे तो अभी भी तो वही मान है ना। तो 10 से गुणा 10 से भाग करा सकते हैं। ये 10 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये जो दशमलव है एक अंक इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक अंक इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 6.93 हो जाएगा। और ये अगर 50 में 10 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 500, हो जाएगा कि नहीं, 50 दहा में 500 हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि 500 है, ये 500 है, इसको हम चाहें तो 5 गुणे 10 टू द पावर, मतलब 5 गुणे 10 के घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भैया 10 के घात का मतलब क्या है, 100 है, तो 5 गुणे 100 लिख सकते हैं कि नहीं, और 100 पचे 500 हो जाएगा। तो इसका मतलब 500 की जगह पर 5 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख देते हैं। ठीक है ना, ऐसा हमने क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये 10 टू द पावर 2 इधर ऊपर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो अगर हम ऊपर भेज देते हैं तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.93 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा, बटे है 5, तो ये 5 हो जाएगा। इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस प्रकार लिख देते हैं। अब 5 से ये भाग दे देंगे, ये देखिए 6.9 कितना है, मतलब 6.93 है। अब ये सोचिए 5 से, मतलब 5 से अगर हम 6 में भाग देते हैं, लगभग 7 ही ना है जी, तो 5 एकम में 5 एक बार में तो जाएगा, तो 1 दशमलव कुछ आएगा। करेक्ट आपका आंसर जो हो जाएगा, 1 दशमलव तो कुछ आएगा ही, बट करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा, आप भाग देकर देख सकते हैं। ठीक है ना, आप भाग देकर देख लीजिएगा, जो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा 1.38 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। देखिए आप 5 में 6.96 से भाग दे दीजिए, आपका इतना आ जाएगा 1.38, और ये 10 टू पावर -2 है, वो हमने लिख दिया है। सेकेंड इनवर्स मात्रक होता है तो वो हमने लिख दिया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो बताइए ये हल्का क्वेश्चन है कि भारी? आप कहेंगे भैया बहुत ही हल्का है। तो भैया अगर हल्का था तो आपने लगाया क्यों नहीं, और लगा लिए है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए चलिए एक और इस प्रकार का क्वेश्चन देते हैं, बताइए इसको। इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग मतलब प्रारंभिक सांद्रता आधी होने का मतलब कह रहा है कि आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण हो गई, ठीक है ना। कोई भी अभिक्रिया है उसका आधा भाग 10 मिनट में कंप्लीट हो जा रहा है, तो कह रहा है तो इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। मतलब ये कह रहा है कि कोई अभिक्रिया है 50%, उसका 50% जो अभिक्रिया है कंप्लीट हो जा रही है 10 मिनट में, तो ये बताइए 80% अभिक्रिया कंप्लीट होगा कितने मिनट में, ये हमसे पूछा गया। तो ये मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप इसका ट्राई कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट आप हमें स्क्रीनशॉट नहीं क्वेश्चन का आंसर आप मिला लीजिएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा क्योंकि मैं रुक नहीं सकता, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको थोड़ा सा देर के लिए पॉज करके आप इसकी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन इधर साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आप ट्राई कर दीजिएगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात, अभिक्रिया का यहाँ पे आधा भाग कह रहा है 10 मिनट में पूर्ण हो रहा है, तो इसका मतलब ये अर्ध आयु काल का मान दे दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल का मान है, अर्ध आयु काल को t½ से प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का मान कितना है, 10 मिनट है। 10 मिनट में क्या हो रहा है, अभिक्रिया का जो अभिक्रिया है ना वो प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है। सिंपल सी बात ये हमसे कह दिया गया। अब आधी हो जा रही है तो कह रहे हैं इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने में पूर्ण होगा। तो सॉरी, अच्छा मतलब यहाँ पे इतनी बात दिया ना, अर्ध आयु काल का मान 10 मिनट दिया गया है, तो हमसे सबसे पहले ना ये ज्ञात करने के लिए कि कितना समय लगेगा, इसके लिए सबसे पहले अर्ध आयु काल दिया है, तो इससे हम एक चीज निकाल लेते हैं, वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर लेते हैं। वेग स्थिरांक k इक्वल टू क्या होता है जी, k इक्वल टू होता है 0.693/t½ होता है। यह बात आप जानते हैं, ये वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब अगर हम इस पर मान रखते हैं तो देख लेते हैं क्या निकलता है दोस्त। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो k इक्वल टू 0.693 हो जाएगा और यहाँ पे 10 है तो ये हमने 10 लिख दिया, इतना लिख दिया ना। अब सिंपल सा अगर हम चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 10 से हम इसमें भाग भी दे सकते हैं, तो ऐसे देंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। इस तरीके से दिक्कत, देखिए एक काम करते हैं, हम 10 का ऊपर और 10 का नीचे भी गुणा करा लेते हैं। तो अगर हम गुणा करा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव है, एक अंक इधर आ जाएगा, मतलब 6.93 हो जाएगा और ये 10⁻² हो जाएगा। देखिए एक घात इस पर है, एक घात इस पर है, हर समान होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो 10⁻² हो गया। ये 10⁻² अगर ऊपर चला जाएगा तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.93 हो जाएगा, 6.93 हो जाएगा इंटू 10⁻² हो जाएगा। तो ये हमारा k का सबसे पहले मान आ गया और ये k का मान कितना हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो देखिए वेग स्थिरांक का सबसे पहले हमने मान ज्ञात किया है k इक्वल टू 6.93 इंटू 10⁻², तो इतना हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद आता है दोस्त, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है, अब आपका हो ही गया है। अब देखिए जैसे वेग स्थिरांक का मान हमने k का ज्ञात कर लिया, तब क्या करते हैं, तब हमें समय चाहिए ना कि 80% पूर्ण होने में लगा समय कितना होगा, तो हम लिख देते हैं तब एक हम फॉर्मूला जानते हैं फिर से वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला जानते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है दोस्त, वो फॉर्मूला है k इक्वल टू 2.303/t log a/a-x। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो बाबू पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये।
बताइए याद है कि नहीं आपको ये फॉर्मूला? यही फॉर्मूले से हम निकालेंगे। के क्या है? वेग स्थिरांक है। टी क्या है? हमें इसी टी का पता करना है कि 80%, यहाँ पे टी 80% हम लिख देते हैं कि 80% अभिक्रिया अगर 80% पूर्ण हो रहा है तो उसमें लगा समय कितना होगा। और यहाँ पे लॉग ए क्या है? ए है वियोजन की, मतलब ए क्या है? अभिक्रिया की कुल मात्रा, ठीक है ना। अभिकारक या अभिक्रिया हम कह सकते हैं, अभिकारक की कुल मात्रा है। x क्या है? वियोजन की मात्रा है। अभी वो बताएंगे क्या है, ठीक है ना। अभी मान हम रखते हैं। देखिए k का मान हम यहां से पुट अप करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले मैं ये कर देता हूं कि ये टी के को इधर ला देता हूं, इस टी को इधर ला देता हूं, पक्षांतर हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे टी 80% हम लिख सकते हैं ना। 80% पूर्ण होने में लगा समय हमें ज्ञात करना है, तो 80% हमने लिख दिया। ऊपर क्या है? 2.303 है, तो ये हमने लिख दिया। इस के को हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम के लिखने से अच्छा है हम इसका मान ही रख दें। के का मान कितना है? 6.93 इंटू 10⁻⁻² आया है। तो ये हमने के का मान हमने रख दिया है यहाँ पे, सॉरी के का मान हमने यहाँ पे रख दिया डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे लॉग है तो हमने लॉग लिख दिया, और उसके बाद ए। अच्छा ये बताइए, कोई भी अभिक्रिया है तो कह रहा 50% पूर्ण होने में लगा समय इतना है, 80% पूर्ण होने में लगा समय इतना। तो ये बताइए, कोई भी अभिक्रिया होगा तो वो 100% ही ना होगा जी, 100% होगा। तो 100% मतलब परसेंटेज को हम ऐसे हम ग्राम में ही लेते हैं। तो मान लेते हैं 100 ग्राम टोटल अभिकारक है, और अभिकारक में से 80% वियोजन हो गया है। तो यहाँ पे ए क्या है? अभिकारक की मात्रा है। तो अभिकारक कितना है? अभिकारक है मान लेते हैं 100 है, और नीचे भी देखिए ए भी है, तो फिर से अभिकारक हम लिखेंगे 100। और कितना परसेंट वियोजित हो गया है? 100 में से कितना परसेंट? 80% वियोजित होने में लगा समय। तो 80% 80 से हम घटा देंगे इसको, ठीक है ना। ऐसे करते हैं, जब भी क्वेश्चन दे तो एक इस टाइप का क्वेश्चन दे तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे? हम 100 लिखेंगे, ये याद रखिएगा। और जितने परसेंट का है उतना परसेंट को घटाते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं 8 80%, मतलब 80% में 80% पूर्ण होने में लगा समय, और 2.303। और उसके बाद ये क्या आ जाएगा? ये हमारा यहाँ पे ये हम देखें तो 6.93 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, ये लॉग हो जाएगा। ये देखिए ये तो 100 है, और 100 में से 80 चला गया तो ये 20 बचा। 20 बचे क्या होता है? 100 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। टी 80%। अच्छा ये समझिएगा, ये 2.303 है ना। ये 10⁻⁻² है, ऊपर चला जाएगा तो +2 में हो जाएगा, तो ये ऊपर ही भेज देते हैं +2 में। यहाँ पे नीचे क्या हो गया? 6.93 हो गया, ठीक है ना। 6.93 लिख दिया, ये 10⁻² ऊपर चला गया गुणा में। अब यहाँ पे आता है लॉग, अब फिर से 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 बचे 100 होता है, तो log 5 आ गया यहाँ पे। अब log 5 का वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, या क्वेश्चन जब देगा ना तो यहाँ पे log 5 का वैल्यू देता है, ठीक है ना। तो वो log 5 का वैल्यू कितना है ये भी हम बता दे रहे हैं आपको। log 5 का वैल्यू होता है वो 0.699 होता है। ये आप इतना log 5 का वैल्यू याद रखिएगा। तो चलिए हम मान भी पुटअप कर देते हैं यहाँ पे। चलिए हम मान अभी पुटअप करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। चलिए तो अगर मान हम रखें तो ये क्या हो जाएगा? टी 80% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 इंटू 10⁻² हो जाएगा, ठीक है ना। 10⁻² हो जाएगा, या 10⁻² को इसमें गुणा करेंगे तो 100 से अगर गुणा करेंगे ना तो ये जो दशमलव है वो 2 अंक इधर आ जाएगा, मतलब 230 हो जाएगा, 230.3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये 100 है तो 100 है तो ये 100 है, मतलब 2 गो 0 होता है 100 गो में, तो इसका मतलब क्या है? ये जो दशमलव है ये 2 अंक इधर आ जाएगा, तो 230.3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और नीचे क्या होगा? 6.93 है, तो 6.93 हमने लिख दिया। और उसके बाद log 5 का जो वैल्यू होता है
वो 0.699 होता है, 0.699 होता है। या कोई दिखाई दे रहा है ना इधर, 1 मिनट में बस देख लूं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई, चलिए कोई नहीं, हम दिखा दे रहे हैं आपको। चलिए अभी तो फिलहाल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इतना आ जाएगा आपका, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब चाहे तो हम इसका इसमें गुणा करा लीजिए, तो अगर गुणा हम करा लेंगे तो ये डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूं। अगर 230.3 में 0.9699 में अगर हम गुणा करा लेते हैं तो ये टोटल हमारे कितना आ जाएगा, 160, ठीक है ना। ये टोटल अगर हम गुणा करा लेते हैं तो ये आ जाएगा 160.97 इतना आ जाएगा। और 6.93 से हम भाग दे देंगे। अब 6.93 से अगर हम भाग दे देते हैं तो ये कितने बार में जाएगा, तो ठीक है, तो 23 ये अगर हम भाग दे देते हैं तो ये डायरेक्ट में क्वेश्चन के आंसर बता दे रहा हूं कि अगर इसका इसमें आप भाग देकर देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपका आएगा 23.22939, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा मिनट में, ठीक है ना। तो ये मिनट में आपका आंसर हो जाएगा, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसी को अगर हम सटीक रूप में लिखें ना तो देखिए ये तीसरा अंक जो 9 है 5 से अधिक है, तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि 23.23 ये लिख सकते हैं। अब मिनट में याद रखिएगा लिखेंगे, क्यों सेकंड में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हमने मिनट में ही हमें क्वेश्चन में दिया था तो सेकंड में नहीं बदले थे, इसीलिए हम यहाँ पे मिनट में ही यहाँ पे आंसर लिखेंगे। समझ में आ गया आपको कैसे करना है ये सब, ठीक है जी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे अब हम होमवर्क दे रहे हैं, इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं। सबसे पहला जब शुरुआती हमने कराया था तो उसमें मूल प्रभाज हमने ज्ञात करना सिखाया था, तो वैसे ही ये क्वेश्चन एक है, क्या कह रहा है, 12 ग्राम जल 108 ग्राम एसिटिक अम्ल और 92 ग्राम एथेनॉल के मिश्रण में जल की मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन और भी आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा एक क्वेश्चन है कि इतने ग्राम का कार्बनिक यौगिक है, 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांकों का उन्मन इतना घट जाता है, तो बेंजीन के हिमांक का उन्मन नियतांक इतना है, तो उस यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं। और तीसरा ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा, जिसमें हमने कहा ना कि सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है और जो क्या करना है, इसका निरूपण करने आना चाहिए कि सेलों का निरूपण हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से 3 क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो अभी हमने कराया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। अर्ध आयुकाल 60 मिनट है तो कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ठीक सेम टू सेम इसी तरीके से है। ये जो क्वेश्चन हमने कराया है कि अर्ध आयुकाल का मान हमें कितना दे दिया है, 60 मिनट दिया है। हमसे पूछा जा रहा है कि 80% की जगह पर 90% होगा तो कितना लगेगा, तो चुपचाप यहाँ पे 60 लिखिएगा और 60 से आप आराम से के का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे 60 रख कर के का मान निकाल लीजिएगा और जैसे ही निकला फिर इस पुटअप कर लीजिएगा ये फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या करना है, 100 लिखना है, यहाँ पे 80 की जगह पर 90 कर देना है और सॉल्व कर लीजिए, गणना करेंगे, सिंपल सा हो जाएगा। क्या करना है, कुछ खास तो है नहीं क्वेश्चन, एक हमने आपको बता दिया कि देख लीजिए, एक संकेत हमने दे दिया है। फिर कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थों की सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता के 99% विघटित हो जाती है, तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे अब ये कह दिया कि 100 मिनट पश्चात पदार्थों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के 99% विघटित हो जाती है, तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये हमसे कह दिया कि सबसे पहली बात यहाँ पे हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 मिनट पश्चात
पदार्थों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। देखिए इसमें को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें ना सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये T का मान हमें दे दिया है, मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पे हमें समय का मान हमें दे दिया है और यहाँ पे इतना % विघटित हो गया है ये हमसे कह दिया है। अब केवल हमें अर्ध आयुकाल मतलब किसका T½ का मान हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इतना अच्छा सा ये क्वेश्चन है, समय आपको दे दिया है, फिर से कितना % विघटित हुआ है उसका भी हमें वैल्यू दे दिया है, अर्ध आयुकाल ओनली ज्ञात करना है। अगर कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। मुझे आशा है कि आप कर देंगे, नहीं करेंगे तो मैं आपको इन सभी का आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, आप परेशान नहीं होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। बिल्कुल एक भी रुपए नहीं लेंगे, डरिए नहीं, ठीक है ना, फ्री है जी, फ्री है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना। इंस्टा पे हमें फॉलो आप कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अदरवाइज ये हमारा न्यूमेरिकल का जो केमिस्ट्री का सेशन है इसको हमने दोबारा से हमने आपको करा दिया है एक ही पर्सनल वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी बोर्ड एग्जाम के, आप जानता हूं कि मैं पर्सनली जानता हूं दोस्त कि बोर्ड एग्जाम के प्रति आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं, सीरियस होना भी चाहिए। यही सीरियस को हम देखते हुए मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से मैंने फिजिक्स की, फिर से केमिस्ट्री का और फिर से हिंदी का, इन तीनों का हम आपको बता दें, इन तीनों का हमने क्या तैयार किया है, इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार कर दिए हैं। याद रखेंगे, फुल नोट्स की बात नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट PDF नोट्स हमने इन तीनों का तैयार कर दिया है, इन तीनों का। समझ सकते हैं, बहुत बड़ी बात है दोस्त, बहुत ही बड़ी बात है, जो कि नोट्स आपको ऐसा वैसा नोट्स नहीं दे रहे हैं। किताबी लैंग्वेज यहाँ पे नोट्स हम प्रोवाइड नहीं करते दोस्त, हम आपको प्रोवाइड करते हैं बहुत ही सिंपल नोट्स, जिसको आप आसानी तरीके से शब्दों में पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स का नोट्स अगर ओनली लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 99 पड़ता है, केमिस्ट्री का भी ले सकते हैं 99 पड़ेगा, और हिंदी का भी लेंगे तो 99 पड़ेगा। अगर तीनों आप एक साथ लेते हैं तो मैं आपको बता दूं 249 में तीनों का नोट्स मिल जाएगा। अब मैं यही कहूंगा कि प्रत्येक स्टूडेंटों को ये नोट्स लेना ही चाहिए। आप ट्यूशन पढ़ेंगे एक महीने में 400-500 रुपए दे देंगे, 300 रुपए दे देंगे, 2 सब्जेक्ट का करते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये नोट्स से आप पढ़ाई कीजिए। अब वीडियो हमारी चल ही रही है तो उससे पढ़ाई कीजिए। 100% में कह रहा हूं, 110%, 105% में कह रहा हूं कि आपको 80% से 90% के 95% के बीच में आप आएंगे। 80%, 95%, 90% इस तरीके से आपका नंबर आएगा। इस नोट से पढ़ाई तो कीजिए दोस्त, ऐसे ही नोट्स हलवे में थोड़ी ना बन गया है, मेहनत लगा है, पूरी तरीके से एनालिसिस करने के बाद देखिए अभी आपको प्रोवाइड हम कर रहे हैं। फुल नोट्स नहीं, इंपॉर्टेंट नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, कहिएगा कि सर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए। इतना लिखकर मैसेज कीजिएगा, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के तुरंत बाद ही आपके व्हाट्सएप पर सभी नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। और नोट्स से बेहतर तरीके से पढ़ाई करके और आगे बढ़िए, मेरी यही शुभकामनाएं हैं, मेरी यही दुआएं हैं आप सभी। मैं चाहता हूं कि सब आगे बढ़े यार, सब आगे बढ़े, ठीक है ना, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू सो मच आप सभी को कि वीडियो आपका पसंद आ गया, मेरा मतलब वीडियो पसंद आ गया। चैनल पे नहीं होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्द ही हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।